नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको दो खबरें बताना चाहते हैं। एक तो जेपी नड्डा जब जयपुर आए थे तो दिल्ली लौटने से पहले उन्होंने एक 5 सितारा होटल में बैठक की। उस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और अर्जुन मेघवाल के साथ साथ 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद थी। लगभग 1.5 घंटे यह बैठक चली, जिसकी सूचना बहुत कम लोगों को थी, शायद नहीं के बराबर। वो जब एयरपोर्ट के रवाना हुए तो ये माना जा रहा था कि एयरपोर्ट जा रहे हैं, लेकिन वो एयरपोर्ट के करीब एक होटल में गए और वहाँ वसुंधरा राजे के साथ बाकी 2 नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने डिटेल से बातचीत की। उसके बाद वसुंधरा राजे, मेघवाल और सीपी जोशी नड्डा के साथ ही एयरपोर्ट पहुंचे। अर्जुन मेघवाल और नड्डा दिल्ली चले गए। वसुंधरा राजे और सीपी जोशी एक चार्टर प्लेन से एक साथ जोधपुर के रवाना हुए, जहां कल प्रधानमंत्री मोदी की सभा हो रही है। मैं इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण मानता हूं चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि इसके बाद हमारे संवाददाता ने एयरपोर्ट से जानकारी दी कि वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी बेहतर थी, काफ़ी अच्छी थी, प्रफुल्लित थी वो नड्डा जी को छोड़ते समय और जोधपुर जाते समय। तो इस 1.5 घंटे की बैठक में क्या हुआ ये तो वो 4 ही व्यक्ति जानते हैं जो अंदर मौजूद थे। लेकिन ऐसी गोपनीय बैठक जो प्री शेड्यूल नहीं थी, पहले से तय नहीं थी, और एक 5 सितारा होटल में गोपनीय तरीके से हुई है, ये जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। दूसरी खबर ये बताना चाहते हैं कि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ आज बद्रीराम जाखड़ की मुलाकात हुई। बद्रीराम जाखड़ पूर्व सांसद पाली के, कांग्रेस के नेता, अशोक गहलोत के बेहद करीबी। लेकिन दोनों में कॉमन बात यह है कि बद्रीराम जाखड़ की बेटी ने लीला मदेरणा के सामने जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा था, और दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल के बीच जबरदस्त वाकयुद्ध चल रहा है और दोनों में जबरदस्त 36 का आंकड़ा है। तो मदेरणा परिवार के 2 राजनीतिक शत्रु आज आपस में मिले। दोनों की पार्टी अलग अलग है, एक कांग्रेस के पूर्व सांसद भी हैं और अशोक गहलोत के करीबी हैं, और वो आरएलपी के सुप्रीमो हैं। राजनीतिक अर्थ ये निकाला जा रहा है कि मुन्नी जाखड़, जो बद्री जाखड़ की पुत्री हैं, जिन्होंने जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा था, वो दिव्या मदेरणा के सामने आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। ये मतलब निकाला जा रहा है इस मुलाकात का। चलिए बात करते हैं आज की दिन भर की घटनाओं पर। आज जेपी नड्डा जयपुर आए। सुझाव आपका संकल्प हमारा, संकल्प पत्र बनाने के लिए, सुझाव लेने के लिए 200 सीटों पर जाने वाले रथ शुरू किए गए। आकांक्षा रथ इनको कहा गया, और आपनो राजस्थान इस अभियान का नाम दिया गया, और एक टोल नंबर जारी किया गया। इस टोल नंबर पर भी लोग अपने अपने सुझाव दे सकेंगे, और उन सुझावों के आधार पर भाजपा अपना घोषणा पत्र बनाएगी। आज वसुंधरा राजे भी काफ़ी तल्ख थी कांग्रेस सरकार के प्रति, और जेपी नड्डा तल्ख होते ही जेपी नड्डा ने आज ये कहा कि 5 साल अशोक गहलोत ने सचिन पायलट कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये जानने में ही निकाल दिए, खुफिया जानकारी करने में ही। और वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं जानती थी कि राहुल गांधी भले ही कह रहे हों, लेकिन किसानों के कर्जे माफ़ नहीं किए जा सकते, सहकारी बैंकों को छोड़ दो, कमर्शियल बैंकों के, और वो नहीं माफ़ किए जा सके। और ऐसी बात कांग्रेस ने जो कही वो नहीं कर सकते थे। हम वो कहते ही नहीं हैं जो नहीं कर सकते, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते वो भी करके दिखाते हैं। आइए सुनते हैं जेपी नड्डा ने ये रथ रवाना करते समय क्या कहा और वसुंधरा राजे ने क्या कहा। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, 5 साल तो आप लगे रहे, सचिन कहां जाता है,
क्या करता है, कौन है उसके साथ, आपस में खींचा तानी खींचा तानी खींचा तानी 5 साल गुजार दिए। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? 5 साल गुजार दिए खींचा तानी में, और अपने तरफ एमएलए खींचने के लिए इनको दी हर तरीके की छूट, और उन्होंने मचाई हर किस्म की लूट। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अब इनको घर बैठाओ और भारतीय जनता पार्टी को काम दो, ताकि वो काम करके आगे बढ़े। ये जब आए तो सबसे पहले आपको बोले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर आपका कर्जा माफ हो जाएगा। हम भी जानते थे, और मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत सारे लोग जानते थे कि हो ही नहीं सकता। संपूर्ण कर्जा कैसे माफ हो सकता है? सेंट्रल बैंक का और जो आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके कर्जे माफ कैसे होंगे भाई? किसी ने सोचा? बाद में जब सब हो गया, तब जब मैं उनके पास गई, मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा साहब आपका तो कर्जा माफ हो गया था, सोचा हो सकता है। मैं कहा ऐसे मत सोचो, इसके बारे में बहुत गहन चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि जो काम हो ही नहीं सकता वो कर ही नहीं सकते। परंतु क्या हुआ कि विकास का काम रुक गया। हम लोगों ने 2 कदम आगे लिए थे तो 2 कदम हमको पीछे भी लेने पड़े, क्योंकि इस सरकार ने जो काम किया नहीं किया है वो आप लोग सबको अच्छी तरह से मालूम। पीने के पानी की किल्लत, सिंचाई की पानी की किल्लत, वादे करने में इतना आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, परंतु उसको जमीन पे लाने का काम कहां हुआ है? रेवड़ी बांटने का काम, मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करती, रेवड़ी छोड़ो। वादे जो किए हैं इतने सारे आपके सामने किए हैं, हम तो टेलीफोन भी बांट रहे हैं, हम पैसे भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर तो किसने सोचा कि राजस्थान के पूरे खजाने को खत्म करने का काम इस तरीके से कर रहे हैं कि सरकार अगर उनकी वापस आ जाती तो वो खुद ही मुसीबत पे होंगे, और नहीं होगा तो ये ओपीएस, ये सब चीज जो उन्होंने वादे किए हैं वो किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम। सुना आपने वसुंधरा राजे का जोश देखा आज? इससे पहले ये जोश इस चुनाव के अब तक के अभियान में जितना भी चला है नजर नहीं आया था। मैं आज के इस भाषण को और आज के इस कार्यक्रम को वसुंधरा राजे का पॉलिटिकल इन्फ्यूजन मानता हूं चुनाव अभियान में, और आज के बाद तो मैं समझता हूं कि वो काफ़ी एक्टिवली बीजेपी के लिए वोट मांगने में जुटेंगी, ऐसा मुझको अनुमान लग रहा है। मेरे पास कोई सूचना नहीं है, पर मैं अनुमान लगा पा रहा हूं आज की 5 सितारा होटल की मुलाकात और उससे पहले के उनके इस भाषण को देखकर। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी कल आ रहे हैं जोधपुर। काफ़ी सारे शिलान्यास और काफ़ी सारे लोकार्पण होंगे। 5,000 करोड़ के विकास कार्यों का या तो शिलान्यास होगा या लोकार्पण होगा, और तैयारी चल रही है वहाँ पर जोधपुर में उनके प्रोग्राम की। 350 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट एम्स में बनेगा, और वो हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल बनेगा बड़ा सारा, लगभग 24,000 स्क्वायर फुट एरिया में, और उसका शिलान्यास होगा, और आईआईटी का लोकार्पण होगा। ऐसे ढेर सारे विकास के कार्य या तो उनका लोकार्पण होगा या उनका शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री मोदी जोधपुर को सौगात देंगे और इसके बाद उनका राजनीतिक भाषण भी होगा। चुनाव को लेकर वो जनता को संबोधित करेंगे। आइए, क्या कहते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो तैयारियों में जुटे हुए हैं जोधपुर में प्रधानमंत्री की सभा की। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कल अनेकों सौगातें लेकर के हम सब के बीच में यहाँ उपस्थित आने वाले। जैसा हम सबको जानकारी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कल 2 अलग अलग कार्यक्रम यहाँ होने वाले। पहला कार्यक्रम जिसमें वो अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, और उसके बाद दूसरे कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ एक बड़ी
रैली को संबोधित करने वाले हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इस कार्यक्रम को लेकर के भारी उत्साह जो है वो यहाँ पूरे इन 20-22 विधानसभा जहां से लोग आने वाले हैं, लगभग पूरे पश्चिमी राजस्थान में इस कार्यक्रम को लेकर के है। प्रधानमंत्री की सभा, हाल ही में जो सभाएं हुई है उनकी, उन पे दिन पे दिन जोश बढ़ता जा रहा है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जयपुर की सभा तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सभा थी। अब जोधपुर में देखें क्या होता है कल। कांग्रेस में कल मुख्यमंत्री राजस्थान के विजन 2030 का डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। एक कॉलेज में समारोह होगा और 2030 का विजन, जो ऐसा कहते हैं 2 करोड़ लोगों की राय से बनाया गया है, उस विजन को कल मुख्यमंत्री प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले आज उन्होंने शाम को ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि जल्द आ रहा है वक्त, होगा 10 गुना तरक्की पर दस्तखत। और महिला अपराध को लेकर भी लिखा कि बेटियों के लिए सुरक्षित राजस्थान, मंचलों पर लगाई लगाम। अब कल वो क्या पेश करते हैं इस पर चर्चा कल ही हो पाएगी। लेकिन आज जेपी नड्डा ने जरूर ये कहा था कि वसुंधरा राजे ने भी कहा कि 2023 की तो बात कर नहीं रहे, 2030 की बात कर रहे हैं। चलिए कल जब वो पेश करेंगे विजन डॉक्यूमेंट, उस पर हम चर्चा करेंगे। और अभी हम बात करने जा रहे हैं कि आज कांग्रेस के वार रूम में एक बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि शशिकांत सेंथिल, जो कर्नाटक में कांग्रेस के वार रूम के प्रभारी थे, वो आज इस बैठक में शामिल हुए कि उनको राजस्थान में भी वार रूम का प्रभारी बनाया गया। उनके साथ साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा, जसवंत गुजर, कैप्टन अरविंद, कई लोग साथ रहे। और कांग्रेस का वॉर रूम कैसे काम करेगा, कैसे रिपोर्टिंग होगी, क्या परफॉर्मेंस रहेगी, क्या टारगेट है, चुनाव के दौरान काम करने का तरीका क्या होगा, इस सब पर आज उन्होंने चर्चा की। अब वॉर रूम जब काम करेगा तो पता लगेगा कि किस तरह वो वॉर को देख रहा है। क्योंकि शशिकांत सेंथिल के पास अनुभव है कर्नाटक का, उन्होंने अच्छा सा काम वहाँ किया है, तो उम्मीद करनी चाहिए कांग्रेस का वार रूम यहाँ काफ़ी अच्छा काम करके दिखाएगा। समय समय पता लगता रहेगा। अब आज एक और बात सामने आई, सचिन पायलट टोंक गए। सचिन पायलट ने टोंक में मीडिया को भी संबोधित किया, लोगों को भी संबोधित किया। काफ़ी भीड़ उमड़ी वहाँ पर और उस भीड़ से वो उत्साहित भी थे। पायलट ने कहा कि निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा, लेकिन परिवर्तन कहाँ? देश की राजनीति में। 5 प्रदेशों में कांग्रेस जीतेगी, राजस्थान सहित। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, 5 जगह चुनाव एक साथ। 5 जगह कांग्रेस जीतेगी और 2024 में दिल्ली में भी परिवर्तन आएगा, ऐसा कहा सचिन पायलट ने। आइए देखते हैं सचिन पायलट के संबोधन को और मीडिया से बातचीत को। अनेकों पत्रकारों को जिस प्रकार तंग करने की कोशिश की गई, छापे डाले, कईयों को डिटेन किया गया, पूछताछ की गई, तो जो स्वतंत्र प्रेस का जो एक वातावरण है उसको कहीं ना कहीं दमन और सत्ता की ताकत से दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये संकेत देता है कि जो केंद्र नेतृत्व है, भाजपा की सरकार दिल्ली में है, वो इस बात से डर रही है कि जनमानस की सोच में अब परिवर्तन आया है। परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में आया, कर्नाटक में आया, अब इन 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर भी आएगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कार्रवाई करी गई वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। पत्रकारों को जिस प्रकार से डराने की, दबाने की कोशिश की गई, मैं उसकी निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अरेस्ट किया गया।
आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में कोशिश की थी कुछ शुरुआती दौर में, फिर उनका कहना है कि ग्राउंड लेवल पर काफ़ी अच्छा वर्क कर लिया है और कार्यकर्ता निकल के आएंगे, लेकिन वो इंडिया का सदस्य है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी, ये अभी भविष्य गर्म है, लेकिन तैयारी उन्होंने कुछ कर रखी है, अभी उसे जाहिर नहीं किया उन्होंने। इसके अलावा सीपीएम भी कांग्रेस के साथ INDIA की मेंबर है। उस गठबंधन के सदस्य के नाते कांग्रेस भाजपा विरोधी दो दलों के गठबंधन की तरफ देख सकती है और CPIM को राजस्थान में 3 या 4 सीटें लड़ने के लिए दे सकती है। 2 विधायक हैं भी CPM के, हर बार अक्सर 2-3 विधायक चुनकर आते रहते हैं CPM के, ऐसा लंबे समय से इतिहास है, एक बार को छोड़ के। तो हो सकता है जहां उनके सिटिंग MLA वहां, या CPM जो सीट चाहे उसमें कॉमरेड अमराराम के लिए भी कोई सीट दे सकती है, लेकिन वो दाता रामगढ़ नहीं हो सकती जहां से वो पिछली बार चुनाव लड़के 40-50 हज़ार वोट लाए थे। वो सीट दो हो सकती है या कोई और हो सकती है। दाता रामगढ़ में चूंकि वीरेंद्र सिंह चौधरी वर्तमान सिटिंग MLA भी हैं और नारायण सिंह के बेटे हैं जो 7 बार MLA रह चुके हैं, उस सीट पर उनका CPM को देना मुश्किल लगता है। अभी कांग्रेस में इस संबंध में भी क्लैरिटी नहीं है कि सुभाष गर्ग कांग्रेस से लड़ेंगे या पिछली बार जिस पार्टी से लड़के चुनाव जीते थे, 1-2 सीट दी थी कांग्रेस ने, उसी पार्टी जयंत चौधरी की पार्टी से लड़ेंगे। अभी ये भी क्लैरिटी नहीं आ पाई है। बसपा, आम आदमी पार्टी और BTP ऐसी दूसरी पार्टियों की तरफ से अभी AIMIM ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिल रही है। मैं समझता हूँ 7 तारीख को शायद आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी, फिर सभी दल एक्टिव होंगे और एक्टिवली इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। हम आपको बताते रहेंगे कब कौन दल किस ओर मुड़ रहा है, किस ओर झुक रहा है, कौन सा राजनेता पाला बदल रहा है, कौन सा राजनेता अपनी पार्टी में छेद कर रहा है। समय समय पर बताते रहेंगे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी इस चुनाव में। मुझे लगता है काफ़ी घमासान होने वाला है यह विधानसभा चुनाव। दोनों पार्टियों के भीतर भी इतनी महत्वाकांक्षाएं जाग गई है और सोशल मीडिया ने इतना बड़ा नेता बना दिया घर बैठे व्यक्ति को भी कि ट्वीट कर करके और वीडियो चला करके सारे लोग टिकट के दावेदार हुए पड़े हैं। एक सीट पर 10 से 15 दावेदार आसानी से हर पार्टी में देखने को मिलेंगे। उनको कैसे पार्टियां समझाएगी अपने टिकट देने के बाद, ये भी एक बड़ी चुनौती दोनों बड़े राजनीतिक दलों के सामने होंगी। और कितने फुदक कर दूसरी पार्टी में हनुमान बेनीवाल के पास, किसी और के पास जाकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, ये भी आने वाला वक्त बताएगा।